नमस्ते सभी को, आप सभी का कमेंट्स में एक बार फिर स्वागत है। आज की तारीख है 26 जून 2026 और आज हम 26 तारीख के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिया ने अपने एनजीओज पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और प्रगति मीटिंग जिसका अभी 52nd टर्म कंप्लीट हुआ है, और देखेंगे कि भारतीय प्रोग्राम क्या है जिसने उसके अचीवमेंट्स अभी न्यूज़ के अंदर हैं, वो देखेंगे। और एनकॉर्ड जैसी मीटिंग किससे रिलेटेड है, और ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी से भारत का जो वर्ल्ड स्पेस सेक्टर के अंदर जो इन्फ्लुएंस अभी हो रहा है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि भारत अभी ब्रिक्स का होस्ट है, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख रहे हैं। कोल क्लासिफिकेशन जैसी क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे और अलग अलग थीम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो उसी के साथ हमारी पहली थीम है आज की पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर द लेटेस्ट अमेंडेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रूल्स, व्हाट इज द मिनिमम फाइन पेनलाइज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन वायलेशन। ये एनजीओ से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि एनजीओ जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं FCRA द्वारा, और वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर उन रिस्ट्रिक्शंस की वायलेशन के बाद जो उन्हें पेनलाइज फाइन है, मतलब पेनल्टी के रूप में जो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा, वो कितना है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है 25,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ और 5 लाख रुपीज़। तो आंसर है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस की वायलेशन के ऊपर इन्हें पे करना पड़ेगा, ये फाइन है इनका। तो देखते हैं कि कहानी क्या है इस चीज़ की, कि FCRA के बारे में देखें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, जैसा कि इसका नाम है कि इंडियन इंटरफेरेंस के अंदर जो फॉरेन का कंट्रीब्यूशन है उसका रेगुलेशन करना, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड रूल्स को हमें अवगत करवाता है और उससे रिलेटेड रूल्स से हमें अवगत करवाता है। ये 2010 के अंदर अमेंड हुआ था और अभी इसके अंदर फिर अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि एनजीओज या किसी भी एनजीओज जो फॉरेन फंड्स को सीख कर रहे हैं, मतलब फॉरेन फंड्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, जिसके अंदर सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस, ये वो कैटेगरीज है जिनके अंदर वो अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। उन्हें उसी कैटेगरी से स्टिक रहना होगा, मतलब उसी कैटेगरी के अंदर ऑल थ्रू आउट रहना होगा जिस कैटेगरी को वो चूज़ करते हैं जियोग्राफिकल एरियाज़ के अनुसार। ठीक है। और जो फ़ी स्ट्रक्चर है एनजीओज़ का, जो हमने अभी देखा, तो एनजीओ को जो फ़ी पे करनी होगी, जो पहले तो फ़ी करनी होती तो सिंगुलर फ़ी थी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ FCRA के रजिस्ट्रेशन वगैरह उस समय रजिस्ट्रेशन के समय देनी होती थी। अब क्या है कि स्पेसिफिक कैटेगरी की फ़ीस, और जिस स्टेट और यूटी से वो बिलोंग करती है, जिसके हमने जियोग्राफिकल एरिया की बात की, वैसे स्टेट और यूटी से वो बिलोंग करते हैं, उस स्टेट और यूटी की पर्टिकुलर फ़ीस भी उन्हें पे करनी होगी। तो ये नए रूल्स ऐड किए गए हैं, और कंप्लाइंस विंडो जो है उसके अंदर ये है कि जो नए एनजीओज अब बनेंगे उनको इन सब चीज़ों का ध्यान पहले से रखना होगा, और जो पहले से बने हुए एनजीओज हैं उनको 1 साल का टाइम दिया गया है ताकि वो इससे कंप्लाई कर सकें। और जो मिनिमम फाइन असॉर्टेड है वो 1 लाख रुपीज़ का है, पेनल्टी के तौर पे, किसी भी तरीके की इन रिस्ट्रिक्शंस की वायलेशन के बाद। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन की चर्चा को समाप्त करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी प्रगति मीटिंग के बारे में बताता है। प्रगति मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा चेयर की गई थी। इसका 52nd टर्म था। और इसकी शुरुआत, ये जो मल्टीपर्पज़ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत किस साल में की गई। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ये जैसे आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि मोदी जी ऑनलाइन इस पूरे मल्टीपर्पज़ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म को होल्ड आउट करके बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं प्रगति मीटिंग के दौरान। तो ऑप्शंस देखते हैं, 2014, 2015, 2018 या 2020। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2015। 2015 के अंदर प्लेटफॉर्म प्रगति का अनाउंसमेंट किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन।
साफ साफ इसकी फुल फॉर्म से हम पता कर सकते हैं कि एक गवर्नेंस से रिलेटेड एक मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर इसका मैकेनिज्म ये है कि पीएम, यूनियन सेक्रेटरीज मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वह, और स्टेट चीफ सेक्रेटरीज जो स्टेट के अंदर जो चीफ सेक्रेटरीज है वो व्हाट जल्द से जल्द किसी भी तरीके की मिनिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना और उनको इम्प्रूव करते हुए इम्प्लीमेंट करने के ऊपर ध्यान देते हैं। इसी के साथ हम अगर इसके फंक्शंस देखें तो ये एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ग्रीवेंस और गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड बातें होती है। और जैसा कि हमने देखा ये सारी की सारी चीज़ें मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अलग अलग जैसे अलग अलग लेवल की मिनिस्ट्रीज एक साथ आती हैं और इन सबको इम्प्रूव करने और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के अंदर जल्द से जल्द और उसके बाद उन सबको अश्योर करते हुए कि आगे इसके अंदर प्रॉब्लम की गुंजाइश कम होगी, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द फ्लैगशिप भारती प्रोग्राम which successfully completed its first cohort of 100 startups across 22 states and 2 UTs is an initiative of which body? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लैगशिप भारती प्रोग्राम जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम है, इसने अपनी पहला ऐसा ग्रुप बना लिया है जिसके अंदर मतलब फर्स्ट ग्रुप ऐसा बन गया है जिसके अंदर 100 स्टार्टअप कंपनीज और 22 जो कि 22 अलग अलग देशों से और 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड हैं। तो ये इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी बॉडी का है? तो देखते हैं, हम इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन के अंदर है नाबार्ड, NABARD जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। APEDA, APEDA की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग, ये एक थिंक टैंक है। और FSSAI जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये माइलस्टोन जो अचीव किया गया है ये APEDA द्वारा किया गया है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। इसने सक्सेसफुली भारतीय प्रोग्राम को कंक्लूड करवाया और जिसके अंदर 100 स्टार्टअप कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जो कि अलग अलग 22 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करती है। अब देखते हैं कि भारतीय प्रोग्राम क्या है। इससे पहले भारतीय की फुल फॉर्म देखते हैं। भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन। एग्जैक्टली जैसे कि ये एकदम अपेडा की फुल फॉर्म से मिलता जुलता है कि भारत का एक ऐसा हब जो कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की रेजिलियंस और उनके एडवांसमेंट पे कार्य करे, ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट के अंदर इनोवेशन की वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स इसके नाम से हमें दिखता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे एपेडा ने लॉन्च किया है और एग्रीकल्चर फूड स्टार्टअप से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये इंटरनेशनल वैल्यू एडिशन करना चाहता है। उनसे इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करते, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इनकी जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और कनेक्ट स्टार्टअप्स से रिलेटेड जो ग्लोबल बायर के अंदर इनकी जो मार्केटिंग अचीवमेंट्स है उनको भी इंक्लूड करना चाहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चरल बेस्ड मतलब एग्रीकल्चरल फूड स्टार्टअप्स से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन करना चाहता है। इसी के साथ उनकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के ऊपर काम करना चाहता है और ग्लोबल बायर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है इन मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। ये एग्जैक्टली उसी प्लेटफॉर्म से रिलेट करता है जिस प्लेटफॉर्म की हमने 2 क्लास पहले बात की थी, जिसके अंदर मोदी जी ने कहा था कि इंडिया से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी पे होनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर किसी देश के अंदर ये पता है कि इंडिया से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है तो उसके अंदर क्वालिटी असेसमेंट की दिक्कत ना हो कभी भी। तो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हुए ये ऑब्जेक्टिव्स किए गए हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव जो हैं भारतीय
थीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर फूड स्टार्टअप से रिलेटेड है, और उस जो टॉपिक के अंदर हम बात की थी वो सारे के सारे स्टार्टअप से रिलेटेड थी। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछता है कि एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी जिसका टाइटल था लेवरेजिंग एआई इन रूरल डेवलपमेंट, जिसे ऑर्गेनाइज कराया गया था रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा। वो किस वेन्यू पे हुई थी? आपको इस तस्वीर के अंदर उस वेन्यू की झलक दिख रही है। ऑप्शंस देखते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, आईआईटी दिल्ली कैंपस, या भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये सारे के सारे न्यू दिल्ली के अंदर है, तो इसका आंसर है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था। ये एक नेशनल वर्कशॉप थी जिसके अंदर कहा गया था कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम एआई का कैसे उपयोग में ले सक हम एआई को कैसे उपयोग में ले सकते हैं। इसकी थीम यही थी कि लेवरेजिंग एआई इन रूरल डेवलपमेंट। भारत मंडपम में ये हुई थी। इसके की गोल्स ये थे कि रूरल गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एआई से रिलेटेड हम कैसे एडवांसमेंट ला सकते हैं। इसका आउटकम ये निकला कि एक पॉलिसी रोड मैप को इंटीग्रेट करते हुए इन्होंने कहा कि एआई टूल्स का इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हुए एक गुड लेवल ऑफ अचीवमेंट को अचीव कर सकें। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे हम एनकॉर्ड भी कहते हैं, उसकी 10th एपेक्स लेवल मीटिंग हुई है। एपेक्स लेवल मीटिंग का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एपेक्स लेवल मीटिंग हो रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ है वो इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। एपेक्स लेवल मीटिंग का ये अर्थ है। और ये एक मल्टी एजेंसी मैकेनिज्म पे कार्य करती है। अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि ये जो कार्य करती है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर करती है। तो ऑप्शन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एनकॉर्ड का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर ये एक मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक स्मगलिंग और ड्रग अब्यूज़ सोसाइटी के अंदर इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी चीज़ों से लड़ने का काम करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और स्टेट पुलिस, जिस स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी स्टेट पुलिस, और बॉर्डर एजेंसी, जो भी रिलेटेड बॉर्डर एजेंसीज है, ये सभी के सब इसके अंतर्गत कार्य करती है। बॉर्डर एजेंसीज का ऐसे कि भाई इंटरनेशनल स्मगलिंग के अंदर इनका सपोर्ट इस मैकेनिज्म को मिल जाता है, और पुलिस फोर्सेस को कि स्टेट के अंदर काम चल रहा है वो पुलिस फोर्सेस से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं कर सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए। इसने अभी इस मीटिंग के दौरान एक विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 लॉन्च किया, जिसके अंदर कहा कि ये कवर करेंगे डिमांड रिडक्शन को, कि जो ड्रग्स से रिलेटेड डिमांड बढ़ रहे हैं, जो स्मगलिंग का कारण है सबसे बड़ा, उसको रिड्यूस करना। सप्लाई रिडक्शन मतलब स्मगलिंग को कम करना, और हार्म रिडक्शन मतलब जो यूथ है आज का और जो भी एडिक्ट है उनकी एडिक्शन को कम करना, और उनको रीहैब करना, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर रीहैब करना। ये इसका की स्ट्रक्चर है। 3 साल का प्रोग्राम है, और ये इसी एपेक्स मीटिंग के अंदर 10th जो एपेक्स मीटिंग है इसके अंदर इसको हाईलाइट किया गया था। और इन सब को करने के लिए जो स्ट्रेटजीज ये अपनाने वाले हैं, जो ये है कि इन्होंने लगभग 2.09 लाख केजीज ड्रग्स को डिस्पोज कर दिया है। वो एक ह्यूज सीजर है, और ताकि ये एक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्पोज हो गया है तो इसकी जो री एंट्री है इलीगल मार्केट के अंदर, ये इसके चांसेस कम हो जाते हैं। और स्ट्रेटेजिक फोकस करेंगे सिंथेटिक ड्रग्स को कॉम्बैट करने के लिए। सिंथेटिक ड्रग्स जो कि आप इमेज के दौरान देखिए, सिंथेटिक ड्रग्स ये सबसे खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी होती है। और डार्क वेब ट्रैफिकिंग, जिसकी इमेज हम पहले देख रहे थे, डार्क वेब ट्रैफिकिंग जिसके अंदर इन सब के लेन देन होते हैं, इन सब की डीलिंग्स होती है, उसको ख़त्म करना चाहेंगे। और
यूथ का जो एडिक्शन है उसको प्रिवेंट करते हुए रिहेबिलिटेशन एक्सपेंशन को इंक्रीज करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ड्यूरिंग रिसेंट हाई लेवल टॉक्स चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग यी urged India's NSA Ajit Doval to resume bilateral mechanisms that were slowed down after which event? अभी एक मीटिंग हुई थी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग यू और इंडिया के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी इनके बीच में, जिसके अंदर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग यू ने अर्ज किया है कि जो कि हमारे स्लो डाउन इवेंट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, बायोलिटरल मैकेनिज्म्स, उनको बूस्ट अप करना चाहिए। ये जब स्लो हुए थे, ये किस कारण से स्लो हुए थे, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर इस तस्वीर के अंदर छिपा है वैसे, पर ऑप्शंस देखते हैं। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ, 2020 गलवान वैली क्लैश, 2019 पुलवामा अटैक या 2020 तवांग क्लैश, 22 तवांग क्लैश, सॉरी 2020 गलवान वैली क्लैश इसका आंसर है। ये गलवान वैली की ही इमेज है। और बायोलिटरल रिजम्पशन के अंदर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग यी ने एनएसए अजीत डोभाल साहब से बात की थी और ये एक बायोलिटरल डायलॉग था जिसके अंदर बायोलिटरल डायलॉग मैकेनिज्म्स के ऊपर इनको बूस्ट करने के लिए, काम करने के लिए कहा है, जिससे हमारा चाइना के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल अदर एरियाज़ के अंदर इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो। और ट्रेड के साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी इश्यूज और डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर भी चर्चा करने की बात हुई है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि 2020 के अंदर जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उससे चाइना और भारत के बीच में दरार और मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से इनके जो बायोलेटरल रिलेशन है उनको वह कमज़ोर हो गए थे। तो उसी उसी कमज़ोरी को मजबूती के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दोनों ही देशों से प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से ही है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिच्ड फॉर अ ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी ड्यूरिंग द हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसी होसा मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी की चर्चा की, इसे इंट्रोड्यूस किया। कौन सी मीटिंग के अंदर? होसा, हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसी, जो कि ब्रिक्स की एक को लिटर मीटिंग के हिसाब से हम देख सकते हैं। ब्रिक्स के पैरेलली ये मीटिंग हुई थी, क्योंकि अभी हमारा इंडिया के अंदर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है इसीलिए। और ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो होसा मीटिंग हुई थी ये कौन सी सिटी में हुई थी इंडिया के अंदर? आप ये इमेज देख सकते हैं। ब्रिक्स नेशन की जो हेड्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन सब ने मिलकर ये एमओयू या एक डिक्लेरेशन साइन करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं। ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे पिच किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और इसके जो कोर पिलर्स हैं उसके अंदर यही होगा कि इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जाए स्पेस इकोनॉमी के अंदर। और इसका जो वेन्यू था वो बेंगलुरु के अंदर था, जिसके अंदर होसा मीटिंग जनरेट की गई थी। इतनी चर्चा थी इसके साथ। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैंने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर ब्रिक्स नेशन की इंफॉर्मेशन दी है। तो इसके जो मेंबर नेशंस हैं उनको आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को लिख के बताइए। तो और बाकी मैं कल क्लास शुरू होने से पहले आपको ब्रिक्स के मेंबर्स आपको रिवाइज करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि विच टू इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट ships recently departed Ho Chi Minh City, Vietnam after completing a goodwill and operational deployment? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट शिप्स अभी हो ची मिन सिटी वियतनाम के अंदर बोर्डेड हैं और ये एक गुडविल और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट था। पूछ रहे हैं कि ये कौन सी दो इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट शिप्स हैं, ये कौन सी दो इंडियन नेवी की शिप्स हैं जो कि वियतनाम के अंदर अभी पोर्टेड हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सह्याद्री एंड आईएनएस कोलकाता, आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस
कावरती, INS विशाखापट्टनम एंड INS चेन्नई। इसका आंसर है INS उदयगिरी एंड INS कावरती। ये विजिट हुआ था इंडियन नेशनल नेवी के अनुसार। और इंडियन नेशनल नेवी के अंदर जैसे कि हम देखें तो इंडियन नेशनल नेवी जो है वो ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट दोनों दो भाग के अंदर बटी हुई है। तो ईस्टर्न फ्लीट की शिप्स थी ये, जिसके अंदर INS उदयगिरी और INS कावरती थी। और हो ची मिन सिटी वियतनाम के अंदर ये सक्सेसफुली एक गुडविल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए गई थी, विजिट किया था इसने। और इसका पर्पज़ ये था कि मेनली तो ये काम कब होता है जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ गठबंधन करना और उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाने की एक पॉलिसी है भारत की, जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से थी, अब उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम पे कर दिया है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को इंक्रीज़ करने के लिए और मैरिटाइम सिक्योरिटी और नेवल डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे कॉपरेशन और सपोर्ट इंडिया करता रहता है। और इंडिया वियतनाम इसी का एक एग्जांपल है। और एक्टिविटीज़ देखें तो इमेजेस के साथ आपको दिखाता हूँ। जैसे ये डेक के ऊपर, हाँ, हमारी जो शिप्स है वो पोर्टेड है। और ये ये जो एक्टिविटीज़ का एक एग्जांपल है, एक्टिविटी जैसे कि क्रॉस डेक विजिट्स, अलग अलग, जैसे दोनों अपने अपने देश, मतलब वियतनाम और इंडिया दोनों ही देश अपने अपने शिप्स के अंदर, शिप्स की जो डेक्स है उनके ऊपर विजिट करते हैं और एग्जामिन करते हैं उनको। और प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है कि मान लीजिए जो सीनियर्स इंडिया की तरफ से गए हैं वो वियतनाम के जूनियर्स को इंटरेक्ट करेंगे, और जो सीनियर्स वियतनाम के हैं वो इंडिया के जूनियर्स को इंटरेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग एक्सचेंज होती है उसी दौरान। और कल्चरल एंगेजमेंट होता है, जो जैसे कि वेलकम होता है, वेलकम के दौरान कल्चरल एंगेजमेंट के थ्रू उनका वेलकम होता है, जिससे कि भारत और वियतनाम का जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्रूव होता है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी थीम से। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ ब्रिक्स साइड इवेंट फोकसिंग ऑन क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग कोल गैसिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने ब्रिक्स मीटिंग के दौरान, जो कि एक ब्रिक्स की एक साइड इवेंट के दौरान, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया, स्पेसिफिकली कोल गैसिफिकेशन को हाईलाइट करते हुए। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज या मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक ब्रिक्स के साइड इवेंट के अंदर क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करने की बात की। इसके अंदर जो मेन पार्टनर्स थे वो थे रशिया, इथियोपिया और यूएई। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस साइडलाइन मीटिंग के अंदर। अब देखते हैं कि कोल गैसिफिकेशन है क्या। कोल गैसिफिकेशन और कुछ नहीं है कि कोल जो कि हम डायरेक्ट एक गैसीफायर के अंदर डालते हैं, इस गैसीफायर के अंदर कोल और H2O मतलब पानी दोनों ही साथ में होते हैं, जिसके साथ इनकी रिएक्शंस होती है वो भी हाई कंडीशन के अंदर। हाई कंडीशन मतलब कि प्रेशर इसके अंदर हाई होगा, हीट हाई होगी, और जो इसका टेम्परेचर होगा वो भी हाई होगा। तो इस हाई और हार्श कंडीशन के अंदर इस गैसीफायर के अंदर ये रिएक्ट होते हैं एक दूसरे से, और रिएक्शन के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, और बाई प्रोडक्ट्स के साथ ये एक सिंथेटिक गैस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम डायरेक्टली कह देते हैं सिन गैस। और इस सिन गैस का यूज़ करके हम डायरेक्टली अमोनिया बना सकते हैं, मिथेनॉल बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, सिंथेटिक फ्यूल्स बना सकते हैं, और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन जो कि स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आता है उसका हम उपयोग में ले सकते हैं। और इंडिया इसे प्रमोट क्यों कर रहा है? ताकि कि इसके डोमेस्टिक कोल रिसोर्सेज का उपयोग हो, और जो इसकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है फ्यूल्स के ऊपर वो कम हो, और अलग अलग केमिकल और फ्यूल दोनों पे, और लॉन्ग एनर्जी सिक्योरिटी को ये इंश्योर कर सके। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम से रिलेटेड है। C. signed an MOU with IIT Hyderabad to establish a center of excellence dedicated to research in which field? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। C. जिसने हमारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम, वह वह ऑर्गेनाइजेशन और IIT हैदराबाद, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड है विच फील्ड से, मतलब कौन सी फील्ड से। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अंदर है एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज,
क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? इसका आंसर है एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ये। और इसके अंदर जैसा हमने ऊपर देखा, सी डॉट और आईआईटी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। और इसके अंदर इनका जो फोकस होगा वो 5G 6G टेक्नोलॉजीज़ पे होगा, साइबर सिक्योरिटी पे, क्वांटम कम्युनिकेशन पे, और टेलीकॉम के अंदर एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जितने भी क्वेश्चन के अंदर एआई आ रहा है वो आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। तो एआई से रिलेटेड टॉपिक तो कवर करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं। और टेलीकॉम एप्लीकेशंस को एडवांस करने का प्रोसीजर ये करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिजिनस R&D हो, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और स्टार्टअप के अंदर इनोवेशन हो। वही वापस रिपीट हो रही है बात, मैन पावर जो है वो स्किल मैन पावर की जनरेशन हो, और फ्यूचर टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और भी जनता तक पहुँचे। मेंस पे ऐसे वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। जैसा कि हमारा मोटो है, प्रयोजनम साध्यति विद्या, हम अपने गोल की तरफ भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।